दोस्तों जय हिंद। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हाजिर हो चुके हैं आप सभी के सामने 22 दिसंबर जो पेपर है उसके एनालिसिस के आधार पर दोस्तों प्रश्नों को लेकर के। सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए क्योंकि प्रश्न यहीं से आ रहे हैं। ज़्यादातर आप लोगों को प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को करना है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। सीटीपी के क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पूछ रहा है कि एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, पढ़ाने की उत्सुकता। तो ध्यान रखिएगा जहां पर दक्षता बात आए तो वहां समझिए नेगेटिव वर्ड है, तो ये आपका होगा नहीं दोस्तों। तो इसमें प्राथमिक एक शिक्षक में किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए तो क्या होगा आपका राइट जो आपका आंसर हो जाएगा ये पे चला जाएगा। देखिए धैर्य और दृढ़ता। क्या होगा? धैर्य और दृढ़ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति में निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। यहाँ फिर से देखिए कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की क्या करता है? अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठे हुए हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक क्या करते हैं? पठन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शिक्षार्थी हैं, स्टूडेंट हैं जो चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह जो है पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने के लिए उसे निम्न में से कौन सा तरीका बेहतर हो सकता है, ये बात पूछ रहा है। ऑप्शन आपके पास 4 हैं कि अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें, या अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए, या अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। देखिए यहाँ निकालने की बात कर रहा था, यह सीधे आपका गलत हो जाएगा। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से निरीक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो इसमें दोस्तों राइट जो आपका आंसर चला जाएगा, देखिए ज़्यादा क्या है दोस्तों, आपका बी जाएगा दोस्तों। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर क्या करनी चाहिए? चर्चा करनी चाहिए दोस्तों। तो राइट आंसर आपका क्या चला जाएगा? आपका बी पर चला जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। आगे आने वाली आपकी परीक्षाओं के लिए यकीनन ये रामबाण साबित होगा। जान लीजिए राम बाण साबित होने वाला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। यहाँ क्या पूछ रहा है कि ऐसी अवस्था बताइए जब जो बच्चा होता तार्किक रूप से दोस्तों वस्तुओं और घटनाओं के विषय में क्या सोचना, चिंतन प्रारंभ करता है। वह कौन सी अवस्था होती है? तो वह आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। क्या दोस्तों? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। और इस अवस्था में बच्चा दोस्तों चिंतन प्रारंभ करता है। और यह जो होता है दोस्तों, यह जो अवस्था होती है 7 से आपकी 11 वर्ष तक। कितनी? 7 से 11 वर्ष तक की दोस्तों होता है दोस्तों। इस अवस्था में बच्चा दोस्तों क्या करता है कि तार्किक चिंतन और वस्तुओं का क्या होता है दोस्तों, उसको समझने योग्य हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि मनोवैज्ञानिक जो पियाजे थे दोस्तों के अनुसार बच्चों में इस अवस्था में दोस्तों 5 योग्यताओं का विकास होता है। कितनी योग्यताओं? 5 योग्यताओं का विकास होता है। पहला संरक्षण, संख्याबोध, क्रमानुसार, वर्गीकरण, पारस्परिक संबंध की क्षमता। तो ध्यान रखिएगा इसका जो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों किसमें? तार्किक रूप से बच्चा क्या कर रहा है? चिंतन कर रहा है, तो वो मूर्त संक्रियात्मक आपकी अवस्था हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मन का मानचित्रण संबंधित है। क्या कह रहा है कि मन का जो मानचित्रण है किससे संबंधित है? साहसिक कार्यों की क्रिया से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, या बोध समझ बढ़ाने की तकनीकी से। तो देखिए मन का मानचित्रण बोल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो मन का जो है मानचित्रण अगर उससे संबंधित दोस्तों तो क्या है? देखिए इसका जो राइट आंसर आपका चला जाएगा मन की क्रियाशीलता
पर अनुसंधान से। किसे? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मन का मानचित्रण? इसका मतलब यह है कि कोई जो कार्य है दोस्तों, उसको करने से पहले दोस्तों उसकी एक रूपरेखा दोस्तों मन में बना लेना। अगर आपको मुझे ये काम करना है तो इस काम को करने से पहले ही मैं क्या कर रहा हूं, इसकी रूपरेखा बना रहा हूं, उसे मन का क्या है? मानचित्रण है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का बेहतर तरीका, कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का, किसी से संबोधित करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? ठीक है, तो सीखने जो संबंधी है दोस्तों, उसको समस्याओं को संबोधित करने का बेहतर तरीका क्या है कि महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। पहली बात ये तो आपका नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, पहले ही गलत हो जाएगा। दूसरा, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों को प्रयोग करना। तीसरा, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना या क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। देखिए यहां क्या बोल रहा है, देखिए कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं, सीखने संबंधी जो समस्याएं हैं उनको संबोधित करने का बेहतर जो तरीका क्या है दोस्तों, तो यहां पर क्या बोल रहा है, देखिए महंगी और चमकदार, ये तो आपका गलत हो जाएगा। सरल रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, ये भी हद तक ठीक है, कोई वो नहीं है। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, ये भी ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां पर देखिए डी वाला आपका ज्यादा सुटेबल इसलिए है कि क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। यहां पर जिसकी जैसी क्षमता है उसके अनुसार शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना। तो आपका राइट जो आंसर चला जाएगा, किस पर चला जाएगा? डी पर चला जाएगा, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? क्या दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो क्या है? प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतरजातीय प्रतिभागों का पोषण करने का अवसर उपलब्ध कराना, कि प्रत्येक जो शिक्षार्थी है कि अंतरजात प्रतिभागों का पोषण करने के अवसर प्राप्त कराना, उपलब्ध कराना, या विद्यालयी जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग कराना। ये सभी आपके देखिए नेगेटिव वर्ड हैं। अगला है देखिए आपका अच्छा शिक्षक के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। क्या दोस्तों? अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए शिक्षार्थियों का शिक्षण दोस्तों। तो इसका जो आप लोगों का दोस्तों राइट जो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, कि देखिए यहां पर जो आपका प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतरजातीय प्रतिभाओं का, यहां आपका फिर से देखने का प्रयास करिए कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थी सृजनात्मकता का पोषण करता है दोस्तों। तो सृजनात्मकता का पोषण क्या करता है दोस्तों, कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतरजात प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना। तो आपका ए जो आपका ज्यादा सुटेबल लग रहा है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ए पर चला जाएगा। किस पर दोस्तों? ए पर चल दो। क्योंकि देखिए प्रत्येक शिक्षार्थी में अंतरजातीय प्रतिभाषाओं का पोषण करने और प्रश्न करने का जो अगर आप उपलब्ध कराने से दोस्तों शिक्षार्थियों में देखिए भाई अंतरजातीय प्रतिभाओं का पोषण करने से और उसमें प्रश्न करने से शिक्षार्थियों के अंदर दोस्तों सृजनात्मकता का दोस्तों पोषण होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना। क्या दोस्तों? अमूर्त, देखिए अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में दोस्तों बच्चा जो होता है तार्किक चिंतन करता है। तो कब दोस्तों? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं ऊपर। ठीक है, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है दोस्तों, तो यहां देख सकते हैं आपका देखिए बोल रहा है अमूर्त संकल्पनाओं दोस्तों। यहां क्या बोल रहा है? अमूर्त संकल्पनाओं। ठीक है, तो अमूर्त संकल्पनाओं का वो कब करता है दोस्तों? 12 वर्ष एवं ऊपर। अमूर्त संकल्पनाओं का जब वो करने लगता है तो आपका राइट आंसर जो चला जाएगा आपका ए पर चला जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें बोल रहा है कि पियाजे के अनुसार दोस्तों कि अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन वो कब करने लगता है दोस्तों? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जब 12 वर्ष से दोस्तों ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सीखना समृद्ध हो सकता है। क्या है? कि सीखना
समृद्ध हो सकता है। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षा सामग्री का प्रयोग किया जाए। सीखना समृद्ध हो सकता है, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, या शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, या कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, या वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे का अंतर किया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया में सुगम बनाए। तो आपका इसी तरीके से देख ही रहे हैं दोस्तों का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। सीखना है, समृद्ध हो सकता है दोस्तों, तो वास्तविक दुनिया का जो उदाहरण दोस्तों उसको कक्षा में क्या किया जाए, लाया जाए दोस्तों, तो उसमें आपका सुगम हो सकता है। तो राइट आंसर आपका क्या चला जाएगा, आपका डी पर चला जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन है जिसमें सीखने की जो प्रक्रिया है उसको विशेषता नहीं मानना चाहिए। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, अनअधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है, या शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों नहीं मानना चाहिए दोस्तों। तो इसका जो आप लोगों का दोस्तों राइट जो आंसर चला जाएगा दोस्तों, तो क्या दोस्तों, विशेषता नहीं मानना चाहिए दोस्तों। तो क्या शैक्षिक संस्थान ही एक जगह दोस्तों जहां अधिगम प्राप्त हो सकता है? नहीं दोस्तों। तो ये जो आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी पर चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, कौन दोस्तों, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित जो विद्यार्थी हैं कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी है उसके माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। भाई बिल्कुल करना चाहिए। अगला देखिए आपका के साथ, उस विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, दृष्टिबाधित है अगर वो, तो दोस्तों श्रव्य, ठीक है, के माध्यम से उसमें सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, ये बात भी ठीक है। अब के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, या को निचले स्तर के कार्य को करने की छूट मिलनी चाहिए। तो इसमें से दोस्तों राइट जो आंसर आपका चला के आएगा दोस्तों, अगर वो दृष्टिबाधित है दोस्तों तो उसको दोस्तों मेन जो है दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 5वीं कक्षा का दृष्टिबाधित अगर विद्यार्थी है दोस्तों तो उसको ये ज़्यादा देखिए सही क्या है, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से क्या किया जाए, व्यवहार करना चाहिए और उसको श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करनी चाहिए दोस्तों, उपलब्ध करा देना दोस्तों। इसमें क्या होगा दोस्तों, उसको सीखने में दोस्तों क्या होगा, सहायता उपलब्ध करनी चाहिए, जिससे कि उसका दोस्तों और उसके साथ दोस्तों एक समान व्यवहार भी करना चाहिए। तो राइट आंसर आपका बी चला जाएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। क्या दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य संगति की आवश्यकता, या सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो क्या है दोस्तों आपका यहाँ देखिए कि निम्न में कौन सा बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध है दोस्तों। तो सामाजिक मनोवैज्ञानिक के संबंध नहीं है दोस्तों, संवेगात्मक सुरक्षा की अवस्था। तो आपका देखिए शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। तो इसका जो दोस्तों आपका राइट आंसर दोस्तों कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ जो संबंध है दोस्तों, तो शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, इसका सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ कोई संबंध दोस्तों नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार, घर, या खेल का मैदान दोस्तों। तो क्या पूछ रहा है, वह कौन सा जो स्थान है दोस्तों जहां पर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को दोस्तों सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो आप सभी जानते हैं इसका जो दोस्तों राइट आंसर जो होगा दोस्तों, कितना बढ़िया बेहतरीन तरीके से पूछा है आपका, क्या होगा, विद्यालय एवं कक्षा जो पर्यावरण है दोस्तों वहां पर उसके संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। अगला है आपका डैश को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। क्या दोस्तों, को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। किसको दोस्तों, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, या कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। इसमें दोस्तों एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना
जाता है दोस्तों। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य को, या विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को, या कक्षा में एकदम खामोशी, या कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो इसका जो दोस्तों आप लोगों का जो राइट आंसर किस पे चला जाएगा दोस्तों, तो इसका जो आप लोगों का राइट आंसर बी पे चला जाएगा दोस्तों। अगर कोई विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहा है, क्या कर रहा है दोस्तों, प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब यह है कि अभिप्रेरित शिक्षण का जो संकेत है दोस्तों वो माना जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। अब कह रहा है कि अगर आपके पास 4 विकल्प दिए हैं, अब इसमें से आप सोच करके बताइए दोस्तों, कि आप खुद से सोचिए कि एक बुद्धिमान बच्चे का कौन सा आपका लक्षण नहीं होगा दोस्तों। ये पूरा आप लोगों का लॉजिकली क्वेश्चन पूछ रहा है, फैक्ट नहीं है दोस्तों। सोच करके आपका आंसर अब समय आपका आ रहा है। क्या है देखिए, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, या वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों इसमें से दोस्तों बुद्धिमान बच्चे का जो लक्षण नहीं है दोस्तों, तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, रटंत विद्या जो होती है दोस्तों, इस पर दोस्तों आपका जैसे रटने वाली बात आ जाएगी तो नेगेटिव वर्ड है, इसका आपका राइट आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों, आपका डी चला जाएगा। यहाँ देखिए, बहुत जल्दी रटने की अगर क्षमता रखता है दोस्तों, तो वह बुद्धिमान बच्चे का कोई लक्षण नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, फैक्ट वाला क्वेश्चन 1-2 पूछ लिया जा रहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। यह किसका क्वेश्चन है दोस्तों, कि बच्चे जो है दुनिया के बारे में उनकी जो समझ होते हैं उसका जो सृजन करते हैं दोस्तों, यह किसका जो दोस्तों आपका है, ये क्या ये पावलोव का है, या कोलबर्ग का है, या स्किनर का है, या पियाजे का है। तो यह बात दोस्तों किसने कही थी, पियाजे ने कहा था कि जो बच्चे हैं दुनिया के बारे में अपनी समझ का क्या करते हैं, सृजन करते हैं। तो इसका जो श्रेय है दोस्तों आपको पियाजे को जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। ऐसी तो बात है नहीं। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, या उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, या विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने पर अवसर देता है। ऐसी बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपका राइट देखिए क्या आपका वर्ड होगा दोस्तों, तो क्या देखिए यहाँ पर कृतिका देखिए घर में जो है ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। ये इसको दर्शाता है दोस्तों कि उसके जो विचार हैं दोस्तों उसको विद्यालय में क्या मिलती है दोस्तों, मान्यता मिलती है दोस्तों। तो जो आप लोगों का राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी पर चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य का साथ संबंध है। क्या दोस्तों, एक शिक्षक है को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है। सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, या शिक्षा समाजशास्त्र दोस्तों। तो इसका दोस्तों क्या है, एक शिक्षक है अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र उद्देश्य के साथ संबंध है दोस्तों। सामाजिक दर्शन है, मीडिया मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान है, या शिक्षा समाजशास्त्र है दोस्तों। तो इसमें देखिए शिक्षा जो मनोविज्ञान है दोस्तों, आप लोगों का क्या होगा, राइट आंसर जो इसका चला जाएगा दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान पर चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। क्या दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा दोस्तों पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा जो दोस्तों पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग करती है, या शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, या शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, या शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है दोस्तों।
तो अभिप्रेरणा, इसका जो आपको दोस्तों राइट आंसर किस पे चला जाएगा दोस्तों? तो ये देख सकते हैं फैक्ट वाला क्वेश्चन है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा दोस्तों क्या करती है? देखिए रुचि की बात कर रहा है दोस्तों। तो राइट आंसर आपका शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का क्या करती है दोस्तों? विकास करती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को दोस्तों समझना है, क्योंकि इनफैक्ट आप देखिए सीखने की प्रक्रिया में जो अभिप्रेरणा है अगर दोस्तों, तो ये क्या करेगा दोस्तों? जो पढ़ाई लिखाई संबंधी जो प्रक्रिया है दोस्तों, उसमें विद्यार्थियों की जो भागीदारी है दोस्तों, उसकी जो इच्छा है वो क्या है दोस्तों? उसके साथ दोस्तों उत्पन्न होने के लिए क्या करती है दोस्तों? वो प्रेरित करती है दोस्तों। ठीक है, तो अभिप्रेरणा जो होती है दोस्तों, उसमें रुचि का विकास करती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली की ओर संकेत करती है। शिक्षा के क्षेत्र में जो पाठ्य चर्चा दोस्तों शब्दावली होती है वो किसकी ओर संकेत करती है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, या मूल्यांकन प्रक्रिया, या दोस्तों कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, या शिक्षण पद्धतियों में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो इसमें से जो आप लोगों का राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों कि यहाँ पर देखिए आपका पाठ्य चर्चा की बात बोल रहा है। पाठ्य चर्चा जो आप लोगों की शब्दावली है दोस्तों, तो वो किसके लिए दोस्तों? ठीक है, किसकी ओर संकेत करती है? तो दोस्तों पाठ्य चर्चा दोस्तों ये किसकी ओर संकेत करती है दोस्तों? तो ये क्या है? विद्यालय का जो आप लोगों का संपूर्ण कार्यक्रम है दोस्तों, और उसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं दोस्तों, इसकी ओर क्या करती है? चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है दोस्तों? सीखने का प्रभाव सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का आवृत्ति नियम, सीखने का तत्परता नियम, या सादृश्यता नियम। तो इसका जो आप लोगों का दोस्तों राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? देखिए समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर देखिए नई स्थिति के लिए प्रति अनुक्रिया करता है, तो वो दोस्तों सीखने का सादृश्यता, क्या दोस्तों? उसे सीखने का दोस्तों सादृश्यता नियम बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा, सीखने का सादृश्यता नियम दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दोस्तों। दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मक विचार। तो दोस्तों प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या है दोस्तों? दूसरों के साथ अगर आप झगड़ना, देखिए यहाँ नेगेटिव की ही बात आ गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और देखिए ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को दोस्तों पूछे जा रहे हैं दोस्तों। एग्जैक्ट कोई भी प्रश्न आप लोगों को अगर याद हो क्वेश्चन दोस्तों तो सेंड करिए, उसको दोस्तों हम एनालिसिस करने का पूरा प्रयास करते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। क्या दोस्तों? विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको शिक्षा उपलब्ध कराई जानी है। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, या विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा, या अन्य सामान्य बच्चों के साथ दोस्तों। तो अगर देखिए क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए दोस्तों। तो क्या है देखिए, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों राइट जो आंसर आपका चला जाएगा दोस्तों किस पे दोस्तों? विशेष आवश्यकता वाला दोस्तों। ठीक है, तो इसका आप दोस्तों, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय जो पाठ्य चर्चा है दोस्तों, तो इसके अनुसार आपका दोस्तों राइट आंसर आपका देखिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ चला जाएगा। क्या दोस्तों? अन्य सामान्य बच्चों के साथ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की जो रूपरेखा है दोस्तों NCF 2005 है। क्या दोस्तों? NCF जो आप लोगों का 2005 है दोस्तों, उसके अनुसार अगर देखा जाए दोस्तों तो समावेशी शिक्षा की संस्तुति की गई है दोस्तों। किसमें? समावेशी शिक्षा की संस्तुति की है दोस्तों, जिसमें क्या बताया गया कि सभी प्रकार के जो बच्चे हैं, ठीक हो, उनको एक ही स्थान पर दोस्तों शिक्षा दी जाती है। सभी प्रकार के बच्चों को दोस्तों समावेशी शिक्षा दी जाती है, एक ही समान एवं विशेष शिक्षा। तो आपका राइट आंसर क्या? अन्य सामान्य बच्चों के साथ राइट आंसर आपका डी चला जाएगा। चलिए अगला है कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। क्या दोस्तों? आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए दोस्तों क्या कह रहा है, देखिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, या शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना, या
प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना या अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना दोस्तों। तो इसमें क्या बोल रहा है कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए, आकलन को दोस्तों उपयोगी हो आकलन और प्रक्रिया क्या हो रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए दोस्तों, तो शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए दोस्तों विविध तरीकों का क्या करना चाहिए दोस्तों, प्रयोग करना चाहिए। तो 24 का दोस्तों जो आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों डिसलेक्सिया, क्या दोस्तों, डिसलेक्सिया बोल रहे हैं दोस्तों। तो लेक्सिया का मतलब दोस्तों ये पठन विकार से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, अगर आपका डिसकैलकुलिया आ जाता, डिसकैलकुलेसिया आ जाता है दोस्तों, तो देखिए कैलकुलेशन वाली अगर बात आ जाए तो वो कैलकुलेशन किस में होता है, गणित में, तो गणित दोस्तों विकार से हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर विकास है, विकार से संबंधित। डिसकैलकुलिया होगा तो गणित से, डिसलेक्सिया तो दोस्तों पठन विकार से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी, अग्रोन्मुखी दोस्तों, सहानुभूतिपूर्ण या तटस्थ या नकारात्मक, ये तो आपका होगा ही नहीं पहली बात। ठीक है, तो अब इसमें 3 आपके बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को कौन सी भूमिका निभानी चाहिए दोस्तों, तो आपका राइट जो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, अग्रोन्मुखी, आगे आकर के दोस्तों क्या होना चाहिए दोस्तों, उनको माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए दोस्तों, और उन्हें दोस्तों अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो कौन सी आपका हो जाएगा दोस्तों, अग्रोन्मुखी, आपका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो लाइक और चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित दोस्तों, तो विकास जो दोस्तों कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है वह लगातार चलती रहती है दोस्तों। तो ये किसका सिद्धांत है दोस्तों, तो ये निरंतरता का बात है कि विकास क्या है, निरंतर होता रहता है दोस्तों। तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, निरंतरता का सिद्धांत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था दोस्तों, क्या दोस्तों, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत दोस्तों को बढ़ावा जो दोस्तों किसने दिया था दोस्तों। ठीक है, यही बात बोल रहा है। तो इसको दिया था दोस्तों आप लोगों के गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को दोस्तों बढ़ावा गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, क्या दोस्तों, समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं दोस्तों। कौन सा, देखिए किस अवस्था में जो बच्चे हैं समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं दोस्तों। तो ऐसा कौन सा हो जाता है दोस्तों, आपका सक्रिय होना दोस्तों, तो आपका किशोरावस्था हो जाता है। क्या दोस्तों, किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं दोस्तों आपके समवयस्क समूह सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, किशोरावस्था। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी का दोस्तों कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान कीजिए। क्या दोस्तों, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा या कोहलबर्ग द्वारा दोस्तों। तो आपको दोस्तों बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी दोस्तों, तो आपका पियाजे द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों, जीन पियाजे के द्वारा दोस्तों किया गया था। और कौन कौन सा था दोस्तों, संवेदी गामक अवस्था, उन्होंने क्या बताया दोस्तों, एक संवेदी क्या होती है, संवेदी गामक अवस्था होती है। वो कब से होती है, 0 से 2 वर्ष होती है दोस्तों। ठीक है, इसके पूर्व संक्रिया काल, क्या दोस्तों, पूर्व संक्रिया काल होता है जो आप लोगों का किससे होता है दोस्तों, 2 से लेकर के आपका 7 वर्ष तक होता है दोस्तों। इसके बाद मूर्त संक्रियात्मक होता है। मूर्त आपका कितना होता है दोस्तों, 7 से आपका 12 होता है। कितना होता है दोस्तों, 7 से आपका 12 होता है। और औपचारिक संक्रिया होता है दोस्तों, कौन सा, औपचारिक होता है दोस्तों 12 से लेकर के आपका 18 वर्ष। कितना दोस्तों, 12 से लेकर के आपका 18 वर्ष। तो इस तरीके के दोस्तों आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को करके जाइए, वहीं से क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को आ रहे होंगे। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। जल्दी मिलते हैं दोस्तों आप सभी के मैथ को लेकर के, हिंदी के प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। अगर आपके पास प्रश्न है दोस्तों तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिए। आप सभी को डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों 9452
983509। आज के प्रश्नों को भेजने का दोस्तों आप लोग प्रयास करिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।